संदेश झूठ से हटके। नमस्कार, संदेश हिंदी न्यूज चैनल में मैं हरिशंकर जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज चर्चा फिर से दिल्ली पे करेंगे और दिल्ली के चुनावी हालात पर करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक अपील कर लेता हूं कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का एक आइकन है उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक मात्रा में, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और एक और विनम्र विनती है कि अगर आप ने हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप अगर इच्छुक हो, ऐच्छिक है, तो आप हमारी ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन का आइकन क्लिक कर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। ये आपका बहुत अप्रतिम योगदान होगा चैनल को विस्तार देने के लिए। इसके अलावा सुपर स्टिकर, सुपर चैट के माध्यम से भी आप हमें मदद कर सकते हैं। दिल्ली की सियासी जंग में रोज बीजेपी और आम आदमी पार्टी की भिड़ंत या नूरा कुश्ती की खबरें आ रही हैं। आज खबर आई कि कालकाजी में आतिशी और रमेश बिधूड़ी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई। इससे पहले अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच हाई वोल्टेज मामला सामने आया था। आपको याद होगा कि प्रवेश वर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, केजरीवाल का काफिला जा रहा था, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर कार चढ़ा दी, एक अस्पताल में भर्ती है, टांग टूट गई। और इसी तरीके से ये सब दोनों पार्टियों में एक नूरा कुश्ती टाइप का कुछ चल रहा है। हाई वोल्टेज मामले हैं ये। क्या दोनों एक दूसरे को हाईलाइट करने के लिए इस तरह के सियासी ड्रामे कर रहे हैं? ये भी एक सवाल है। पर इससे अलग हटकर कांग्रेस प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क में जुटे हैं। 21 को कांग्रेस का जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली बेलगावी से शुरू होगी। महात्मा गांधी के आदर्शों और बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए देशव्यापी आंदोलन का आगाज होने के अवसर पर कांग्रेस के सभी दिग्गज कर्नाटक के बेलगावी में होंगे और उसके अगले दिन से राहुल, प्रियंका, सोनिया और खड़गे दिल्ली में करेंगे तूफानी प्रचार। क्या होगा दिल्ली में और किस तरह से कांग्रेस राजधानी में पुनर्स्थापित कर पाएगी अपने को? क्या होगा आप और बीजेपी का और कितनी मजबूत होकर उभरेगी कांग्रेस? आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। तो दुबे सर, दिल्ली में आज से राहुल गांधी का प्रचार शुरू होना था, पैदल यात्रा शुरू होनी थी, पद यात्रा शुरू होनी थी और नई दिल्ली में आज उन्हें करना था। उससे पहले वाल्मीकि मंदिर में जाकर उन्हें माथा टेकना था। लेकिन खबर आई कि अचानक उनका स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी हुई है, तबीयत बिगड़ी है उनकी, तो उन्होंने एक दिन का रेस्ट ले लिया। लगातार वो दौरे करते रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, कभी ये शरीर है, कभी कभी थक भी जाता है। वैसे कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि एक टी शर्ट में घूमने वाले व्यक्ति को क्या कभी कोई बीमारी हो सकती है? खैर, जो भी है, आज वो नहीं हुई। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में डोर टू डोर जनसंपर्क सभी प्रत्याशियों का कांग्रेस के चल रहा है। अलका लांबा जुटी हुई हैं। अब देखिए हालत क्या हो गई है दिल्ली की। दिल्ली में जितने भी कांग्रेस विरोधी पार्टियां, दो ही हैं और बाकी उनकी दूसरी दोनों पार्टियों की टीमें हैं। मायावती जी हैं और अपने हैदराबाद वाले ओवैसी साहब हैं और भी कुछ पार्टियां हैं। तो ये सब चल रहा है। लेकिन क्या राहुल गांधी ने पंक्चर कर दिया है वास्तव में दिल्ली में? इन सब का हवा निकाल दी है दोनों पार्टियों की। देखिए, जो दृश्य दिल्ली में चल रहा चुनाव में, तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन दोनों की तमन्ना है कि भाई हमको सत्ता में बैठ जाना है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो चाहे जो हो जाए कुर्सी न छूटे,
और आम आदमी पार्टी आ जाए सत्ता में। अब वो उसके बाद मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, कोर्ट का प्रॉब्लम है। हो सकता है जीतने के बाद कोर्ट में कहे जाके हुजूर आपको तो हमें जनता ने स्वयं फिर दोबारा चुन लिया, तो आप हमको अगर मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे तो अन्याय होगा। तो दिल्ली की जनता तो अगर उनको वोट देगी तो यही सोचकर कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ये लीगल कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बहुत आम आदमी के ध्यान में नहीं है। जो रिक्शा चला रहा, ठेला चला रहा है, चाय पी रहा है, वो इस लीगल पॉलिटिक्स में नहीं फंसती है जो चैनल अपने मुकुल त्रिपाठी चलाते हैं। तो उसके दिमाग में रहता कि नहीं हमको केजरीवाल को वोट देना है। बीजेपी को यह है कि भाई कुछ भी हो जाए, ये जो हमारे बंगले के लॉन में आके कुछ लोग बैठ गए, इनको निकाल बाहर फेंकना है। अब वैसे तो देखिए बुलडोजर चला लेते हैं, लाठी मार के निकाल सकते हैं, लेकिन अब यहाँ उनकी मजबूरी है कि एक चुनाव का सिस्टम बना हुआ है, वो हरा कर ही वो आम आदमी पार्टी को अपने बंगले से निकाल सकते हैं। अब जब चुनाव हराना तो चुनाव लड़ाना है और हराना है। तो बीजेपी का एक प्लस पॉइंट यह है कि चुनाव आयोग उसकी जेब में है। इसीलिए देखिए हरियाणा की तरह यहाँ इनके लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे और कौन 20,000 से जीतेगा, कौन 30,000 से जीतेगा। अब वो खेल चालू है और उस खेल की पुष्टि आज तब भी हुई जब एक आरटीआई के जवाब में चुनाव आयोग ने कह दिया कि जो एक्सटेंडेड वोटर बाद में 5 बजे बाद पड़ता है, इसका कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो जाहिर है हम लोगों तो पता ही नहीं चला, हम लोग पता नहीं कौन सी पत्रकारिता कर रहे हैं। ये कभी ध्यान ही नहीं गया कि जो शाम को 5 बजे बाद लाइन लगती है, इसमें खेल हो रहा है। मुझे लगता है हम सब लोगों को राजीव कुमार को अपना गुरु बना लेना चाहिए और वो एक कोई किताब छपवाएं या हम उनको लेकर रैली निकालें कि इनसे समझिए जालसाजी के नए नए तरीके, इनसे समझिए लूट मार के नए तरीके। आपको याद होगा एक दौर था जब कॉमन भाषा में कहा जाता था कि हमने बूथ छाप दिया। उन जमाने में ईवीएम नहीं होती थी। पंत जी मुस्कुरा रहे हैं और समझ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ आप सभी गए हैं। उसका मतलब ये होता था कि बैलेट पेपर पर हमने अपने आप मोहर लगा करके अपने प्रत्याशी जिसको जिताना है फटीफट, इसको कहते थे वो लोग बूथ छाप देना। और ये शब्दावली उत्तर प्रदेश और बिहार में इस्तेमाल होती थी, अन्य जगह नहीं इस्तेमाल होती थी। तो 2 शब्द उसमें बहुत पॉपुलर थे, बूथ लूट लिया और बूथ छाप दिया। काम दोनों का है कि जो लूट लेता वो भी जाके कहीं छापता था और तब उसमें बैलेट बॉक्स से भर के मतदान स्थल पर काउंटिंग के लिए पहुंचते थे। आप लोगों को याद होगा, बड़ी पुरानी बात है, हेमंत सिंह नंदन बहुगुणा जी इसके बड़े एक्सपर्ट थे। वे बैकअप कितना पुराना आप समझ लीजिए। तो वो ये थे क्या कहते हैं, सीबी गुप्ता को उन्होंने हरवा दिया और वो उनका कुछ चूंकि नया नया तरीका था, जैसे नए नए चोरियों के तरीके होते हैं तो समझने में टाइम लगता है। जैसे राजीव कुमार ने हमें बताया कि नहीं, बेईमानी करने के बहुत तरीके हैं और अभी हम लोग टेक्नोलॉजी में कितने भी आगे हो गए, लेकिन राजीव कुमार के ब्रेन को मात नहीं दे सकते। हमें लगता है ट्रंप को इनको यहां से बुला लेना चाहिए। ये आदमी अपना टाइम यहां वेस्ट कर रहा है। ट्रंप के यहां जाएगा तो बड़े बड़े काम करेगा। तो बूथ छाप रहा हो, कहता नहीं हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसीलिए उन्होंने जवाब देने मना कर दिया। पिछले चुनाव में कहते हैं कि 70-75 लाख उन्होंने वोट छाप दिए 5 बजे के बाद। और तो बड़ा आसान, 5 बजे के बाद दरवाजा बंद हो जाता है मतदान स्थल का। कुछ लोग जिन्होंने वोट दिए चले आए, बाकी बंद है, अंदर छपाई हो रही, प्रिंटिंग प्रेस की तरह दनादन।
और तब तक उनको अंदाज लग जाता है कि आज 40% वोट पड़े तो कोई 10% हम बीजेपी को दिए दे रहे, तो ये सब बिल्कुल हमारा कैंडिडेट जीत जाए। और इस बात की पुष्टि होती है, इसीलिए हरियाणा में जिस ढंग से जीते और जिस ढंग से वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जीत रहे हैं, हमारे पास पूरी खबर। अच्छा, एक अच्छी बात है, ये लोग बता देते हैं ओपनली कि देखो हम बेईमानी करके जीतने की पूरी व्यवस्था है हमारे पास। इनके मन में मतलब जिसको हजम नहीं कर पाते हैं कि हम कैसे बता दें कि हम कितने बड़े बेईमान हैं, ये भी एक होता है ना, तो बता देते हैं। वही अब देखिए बीजेपी के लोग दिल्ली में बताने लग गए, तो मैं तो इसको लेकर चिंतित हूं। आज वोटर लिस्ट भी आउट होनी थी, अब पता नहीं हुई कि नहीं हुई, मुझे तो नहीं पता, कुछ पार्टी के लोगों को मिली होगी, अगर ना दें कहो कल दें, क्या भाई उनका मन की बात है। उस वोटर लिस्ट को देखने से अब आम आदमी पार्टी वाले भी बहुत बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने बाकायदा हिसाब बना रखा होगा, उनके पास लिस्ट होगी कि कौन लोग किनके किस क्षेत्र में नाम हटाए गए और कौन कौन नाम थे जिन्हों बढ़ाने के लिए कहा गया। तो बढ़ाने वालों का तो वो वीडियो हम लोग दिखाई चुके हैं, हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। तो अब अगर इतने उत्पात के बाद भी वोटर लिस्ट में वो नाम बढ़ जाते हैं, एक सांसद के यहाँ 15 लोग, 20 लोग, 30 लोग, तो फिर काहे के लिए हम लोग बैठ के यहाँ बहस कर रहे हैं? अरे आराम से बंद करिए बहस करना, और विपक्ष के लोगों को सुप्रीम कोर्ट सीधे जाना चाहिए कि भाई ये सरासर बेईमानी हो रही है, अगर हुजूर आप कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं जाके अपना घर बैठते हैं। जब जुडिशरी कुछ सुनी नहीं रही है, पब्लिक रिएक्टिव ने, एक बार पब्लिक के पास ये धमाका तो हो कि यार ये लोग तो बिल्कुल, अभी क्या ये घुमा फिरा बता देते हैं कि देखिए जब ये हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष दे रहे, इसीलिए ईवीएम से कर रहे हैं, बेईमानी करने का माध्यम वही है, लेकिन उसके फार्मूले दूसरे अपना रहे। और हम तो कहते हैं कि भाई मान लीजिए फिर क्या है, 5 बजे से 6 बजे तक, 7 बजे तक वोटिंग हुई, उसके बाद पूरी रात उनके पास पड़ी हुई है, दनादन बूथ छाप रहे हैं। ये मुद्दा है, हम लोग पता नहीं कौन से मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं। तो दिल्ली चुनाव ये बताएगा कि क्या शासन अभी भी उसी उच्छृंखलता से चुनाव में धांधली करके, इसको धांधली शब्द भी जो ये कर रहे हैं राजीव कुमार, इसके सामने छोटा लगता है। डिक्शनरी देख के कोई और मतलब शब्द ढूंढा जाए या कोई नया शब्द क्वाइन किया जाए। आजकल क्रिप्टो क्वाइन का जमाना है, तो कोई नया शब्द क्वाइन करके हम पूरी दुनिया में क्रिप्टो क्वाइन में एक नया क्वाइन शुरू कर दें, राजीव क्वाइन, लगाओ पैसा कौन कितना लगाता है। कसम से हम लोग करोड़पति अरबपति हो जाएंगे। अमेरिका, फ्रांस, रूस सब कहेंगे यार ये क्वाइन खरीद लो यार, ये तो चुनाव जिताता है, और चुनाव जिताता तो भाई को लगा लिया जाए, क्या दिक्कत है। और ट्रम्प साहब तो पूरा कहेंगे कि नहीं हम एलन मस्क को लगाए दे रहे हैं, ये सब अपना वही काम करेगा। मुझे लगता है ये जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये करने में सफल हो जाते हैं कि 5 बजे के बाद जो वोटिंग होगी वो बताएंगे, नहीं तो रात भर आराम से छाप लेंगे। और जो नाम काटे हैं और जो नए जोड़े गए हैं, जो जोड़ने के लिए आवेदन अगर सबको जोड़ देते हैं तो बात ही खत्म हो गई। फिर वो अगर कह रहे हैं कि हम 20,000 वोट से जीतेंगे तो 20,000 की प्लानिंग है पूरी, क्या करेंगे। तो इससे तो अच्छा कि सारे विपक्ष के लोग जाके राजीव कुमार का घर घेर ले, कोई तो दबाव उस आदमी पर बने। ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। जनता के दबाव बहुत बड़ी चीज है। अगर आज हमें मालूम है कि मेरे घर के आज बाहर 10,000 लोग बैठे हैं, अगर हम निकले तो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हम चाहे जितने बड़े फन्ने खा हों, हमारी रूह कांप जाएगी कि यार हमको अब इसके आगे नहीं जाना चाहिए, किस यहीं से अपने पाप धो लें, 6 महीने हिमालय में क्यों जाएंगे। और पंत जी आप हिमालय में बिल्कुल उनको जगह मत दीजिएगा। अभी आप दिल्ली में रहते लेकिन है तो मूलतः आप हिमालय के ही। और ये आप बताइएगा अपने डिबेट में
अपने टर्न पर कि हिमालय ही क्यों लोग जाते हैं पाप धोने के लिए, या और जगहों पर क्यों नहीं जाते हैं। जी तो मैं मुकुल जी आपके पास आता हूं। आपने दुबे जी को सुना। दुबे जी कह रहे थे चुनाव आयोग की मैं चर्चा इसलिए नहीं करता कि जब जनता अपनी पर आती है तो बड़े बड़े सूरमा जो हैं वो धरे रह जाते हैं। वो तब ये सारी चीजें उसका मुकाबला नहीं कर पाती। और चुनाव आयोग को जो करना होता है वो तो वोटर लिस्ट में कर लेता है। 5 बजे बाद की जरूरत अब शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे मालूम है 5 बजे बाद का हल्ला ज्यादा हो रहा है। हर बार वो एक नई युक्ति आती है, नई बात निकल कर आती है। लेकिन महाराष्ट्र में आपने देखा, सब जगह आपने देखा ये खेला है। लेकिन जनता जब अपने पर आती है तो वो उखाड़ फेंकती है। जाने कितने आए सिकंदर और कितने गए सिकंदर। तो ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। दूसरा देखिए, दिल्ली में जो चल रहा है, एक तरफ से आतिशी को बिधूड़ी के लोग भिड़ रहे हैं, हमला कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। उधर केजरीवाल और ये जो भिड़े हुए हैं, तो ये और कांग्रेस के लोग डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। तो ये आपस में आमने सामने आ कैसे जाते हैं, भिड़ कैसे जाते हैं, ये योजना क्या है, इसका जरा सा आप पहले खुलासा कीजिए। फिर हम आएंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे साहब दिल्ली में क्या करने वाले हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, ये बताएंगे। जी पहले इस पर हो जाए। सभी दर्शकों, सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। जोशी जी देखिए, आज एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई है, जो राहुल गांधी की रैली वो पदयात्रा हो रही थी वो टली है। इसके पीछे का कारण देखिए, आज अगर रैली निकलती तो सोचिए आम आदमी पार्टी ये कहां से शुरू कर रहे थे अपनी रैली, और उसके बाद क्या होता। तो थोड़ी विपक्ष के जितने लोग हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, थोड़ा राहत की सांस तो आज लिए होंगे कि निकला नहीं शेर। और दूसरी बात कहते हैं, आपने कहा कि चुनाव आयोग की बात मत करिए। क्यों ना करिए? अगर हम आप बात नहीं करेंगे तो लोगों को अंदर की बातें पता कैसे चलेगी? भाई आप प्रवेश वर्मा को लीजिए, विधूड़ी को लीजिए, सारे कर्मकांड कर चुके हैं। और जिस जिस तरह से पैसे बांटे हैं उस तरह से तो इनके चुनाव पे तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। अब एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने का आपको सबको मालूम है, जो दर्शक ना जानते हो, उसका एक प्रोसेस होता है। वो चुनाव जीत भी जाए तो बाद में उनको अयोग्य घोषित कर सकता है चुनाव आयोग। तो वो प्रोसीजर है। लेकिन फिर वहीं आता है आपस में लड़ने की बात। दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा साइलेंट काम कर रहा है। फिर मैं उसी बात पे आऊंगा कि जब दो लोग, एक पत्थर उठता है और केजरीवाल की गाड़ी के ऊपर से होता हुआ गिर जाता है, दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। वो कहते हैं 3 आदमी इधर के 3 आदमी। बट फिर वही सवाल उठता है कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है? चुनाव आयोग क्यों नहीं रिपोर्ट मांग रहा? चुनाव आयोग ने क्यों नहीं उन लड़कों को, 3 लड़के जो है उनको क्यों नहीं देखा? कोई भी पार्टी हो, किसी के अगर शीर्ष नेतृत्व पे हमला होता है तो हमारे सारे दर्शक और पैनलिस्ट सब उसके खिलाफ क्यों होंगे कि इस तरह का हाथापाई नहीं होनी चाहिए। जो कर रहे हैं वो किसके लोग हैं और क्यों हो रहा है ये सब? अभी तो इन दोनों के बीच में हो रहा है। कल की डेट में जब राहुल गांधी, प्रियंका, खड़गे ये सब निकलेंगे और ये जब सेंध लगाएंगे वोट बैंक में, और जो डोर टू डोर की बात हो रही है उसमें तो काफी हद तक सेंध लग चुकी है। क्योंकि अब जितने भी चैनल है आप अगर खोल के देखिए तो वहां पे 2-3 ही लोग मिलेंगे जो तीसरी बात करेंगे। ज्यादातर लोग उसमें ऐसे हैं जो या तो बीजेपी के रहेंगे या आपके रहेंगे। लेकिन एक संख्या ऐसी आ गई है पहली बार जो शीला दीक्षित के कामों की बड़ाई कर रही है, जिन्होंने देखा है काम। तो दो की लड़ाई में तीसरा फायदा ना उठा ले जाए, इसका खतरा आम आदमी पार्टी को ज्यादा है बनस्पत बीजेपी। क्योंकि बीजेपी के ऊपर इतने आरोप लग चुके हैं और लोगों ने टीवी पे देखा कि वो पैसा लेके सब पैसा बांट रहे हैं, वो साड़ी बांट रहे हैं। पूरे नेशनल मीडिया ने दिखाया उसको। उससे ज्यादा नेशनल मीडिया में तो खैर कम ही आया, आरोप लगने के बाद आया, वो बहस में आया। लेकिन जो सोशल हमारी साइट्स है, जो चैनल काम कर रहे हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा दिखाया। और वो तो प्रत्यक्षम क्या कहते हैं उसको, प्रमाण की क्या जरूरत है? प्रत्यक्ष जब आप देख रहे हैं, वो बाकायदा रिपोर्टर निकाल रहा है, साड़ी निकाल रहा है बाकायदा। वो बोल, इससे बड़ा आप सामने कत्ल कर दीजिए, रिकॉर्डिंग में आ जाए, उसके बाद भी मुकदमा चलता है, सब जानते हैं। और फिर जज साहब जब फैसला सुनाते हैं
तो उसके बाद सजा होती है, तब उसको आजीवन कारावास हो चाहे जो भी हो जाए। ऐसे ही इसमें भी पूरी सुनवाई चलेगी। तो ये बड़ा लचर सिस्टम है और इसमें कायदे से तो कोई ऐसा होना चाहिए कि चुनाव आयोग की जवाबदेही जनता के प्रति क्यों नहीं होती। कहा यह जाता है कि जनता, अगर आप देख रहे हैं, आपके आंख के सामने हो रहा है, तो आप खुद एक एप्लीकेशन चुनाव आयोग को लगा सकते हैं। एक फॉर्म होता है, वो डाउनलोड कर लीजिए, उसको भर के आप उसमें अपनी एप्लीकेशन लिख दीजिए और उसका सबूत दे दीजिए कि हमने अपनी आंख के सामने देखा, ये हो रहा था। चुनाव आयोग में तो सब कुछ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन वो घंटी बांधे बिल्ली गले में। तो उसको तो फिर जो भी जिसके खिलाफ वो करेगा उसको तो घर में जीने नहीं दिया जाएगा। तो आपने कानून भी बनाया है और उसमें आपने उसको अधिकार भी दिया है, और उसका नाम ओपन करने में कितना टाइम लगेगा चुनाव आयोग में? अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो फलानी विधानसभा का फलाना, आप अपना एड्रेस फोन नंबर तो देंगे ही देंगे, आपका ईमेल आईडी जाएगा, वो तो आपको ट्रेस कर लेंगे सारा। तो ये सिस्टम ही पूरा ऐसा बनाया गया और धीरे धीरे चीजें जो बिगड़ रही है उससे जनता अब ऊब चुकी है। खासकर देखिए, वो बात कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने जो शुरू किया था, सबसे पहले आम आदमी पार्टी का मानेंगे, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस, इन तीनों ने जो अब जनता सिर्फ इसलिए परेशान है, जो ढंग के पढ़े लिखे लोग हैं, ये फ्री बीज वाली योजना पे बहुत परेशान है। हाल ही में मनोज तिवारी जो सांसद है बीजेपी के, उन्होंने एक चैनल पे आके तो चैलेंज कर दिया कि देश पे 200 करोड़ का तो कर्ज ही नहीं है। उसको लाखों लोगों ने देखा। नेशनल मीडिया पे एक सांसद आके बोलता है कि ये आप गलत बात बोल रही है, देश पे 200 करोड़ का तो 200 लाख करोड़ का तो कर्जा ही नहीं है। मैडम आप तो आप जब आम आदमी पार्टी से एडवर्टीजमेंट का पैसा ले रही है तो आप उन्हीं की जबान दे रही है, बोल रही है। वो एंकर ने कहा कि आपको इसका प्रमाण चाहिए, उसने बहुत अवॉइड करने की कोशिश की, मनोज तिवारी डट गए। ये जरा दिमाग का देखिए, एक सांसद, एक आम बच्चे को भी पता है आज की डेट में कि देश पे कर्जा कितना है। फाइनली एक लड़का उठता है और उसके बाद आता है स्टेज पे गूगल करके दिखाता है, उनको पढ़ के बताता है, ये रिपोर्ट है। आए बाएं बक के बैठ गए। तो इससे क्या हो रहा है? इससे लोगों को पता चल रहा है कि कैसे लोग स्टेज पे जा रहे हैं और किस तरह के लोगों को बीजेपी टिकट देती है। अगर रमेश विधुड़ी जैसा आदमी अगर मुख्यमंत्री बनता है तो उसके बाद क्या होगा? अगर प्रवेश वर्मा जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, विधायक बनते हैं और इनको मुख्यमंत्री बनाया तो क्या होगा? तो ये तो संस्थाओं पे कब्जा होता है, यहाँ पे जैसे स्टेट पे कब्जा होता है, इन्हीं के खिलाफ लड़ाई हो रही है। और जब ऐसी लड़ाई होती है तो जाहिर बात है, आप कोई भी हो, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, मोहब्बत के लिए लड़ रहे हैं, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, सब लड़ाई होती है, कहते हैं जंग है। तो अगर बोल दिया कि ये चीजें हो रही हैं तो सबसे पहले चीजें आती है पब्लिक क्या सोच रही है। पब्लिक में आज एक बड़ा वर्ग ऐसा तैयार हो गया कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको पहले शांति चाहिए और हमको सबसे बड़ी चीज काम चाहिए। काम की बात कोई नहीं कर रहा, एक भी पार्टी ऐसी नहीं जो काम की बात कर रही है, जो विकास की बात कर रही है, जिसने कहा कि हम ये कोई ऐसा प्लान दिया, छूट सब दे रहे हैं, लेकिन ऐसा प्लान नहीं दिला है जो कंस्ट्रक्टिव प्लान हो कि हम 4 साल के बीच में आपके हर विधानसभा ऐसा ऐसा काम कर देंगे। ठीक है, छूट की भाई, सब आज की डेट में जब पैसे से ही पब्लिक जा रही है तो हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डालेगी वो, क्योंकि फिर वो दौड़ से बाहर हो जाएगी। तो ये तो मजबूरी बन गया है, इसको लाने वाला केजरीवाल है। कुछ चीजों में फायदेमंद है, जैसे बसेस की सुविधा है, लड़कियां जाती है, स्कूल जा रही है, जो कम कमाने वाली जो दुकानों पे रहती है लड़कियां, सेल्स गर्ल होती है, उनका समझ में आता है। लेकिन आप एक तरफ से सबका कर दीजिए, आप स्टूडेंट्स का कर देते, आप वर्किंग का कर देते, उनके साथ एक मापदंड लगा देते कि 10,000 रुपए अगर आप कमा रही तो आपको बस की सुविधा फ्री मिलेगी। लेकिन आप सबको कर देते हैं तो इसका क्या मतलब है? एक एलीट क्लास में भी इसका विरोध है, क्योंकि काम करने वाले सबके घर में रहते हैं, आपके हमारे यहाँ स्टाफ रहते हैं, आपके यहाँ भी आती होगी। वो अगर दिल्ली में की बात करें तो पंजी जानते हैं कि उसको जो भी, अगर वो दूर से काम करने आ रही है तो एटलीस्ट वो बस पकड़ के तो आ रही है। लेकिन हम आपके टैक्स का पैसा अगर इस तरह से ऐसे लोगों पे उड़ाया जा रहा है जो 30,000 40,000 रुपए कमा रहे हैं, वो भी इसका यूज कर रहे हैं, तो बेकार है। ये दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है, क्योंकि 2-3 दिनों से जो एक ट्रेंड आ रहा है, जो यूट्यूबर्स ही जा रहे हैं, नेशनल मीडिया के कुछ लोग जा रहे हैं, उस पर ये सवाल उठने शुरू हो गए। तो जाहिर बात है, कांग्रेस, ये राहुल गांधी और इनको जो लेट ना करे, जल्दी निकले, और जितनी जल्दी निकलेंगे उतना इनका फायदा होगा।
आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा अगर किसी से डर रही है तो वो कांग्रेस से डर रही है। लड़ाई भले ही लोग कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में हो, लेकिन अगर कांग्रेस अगर खड़ी हो रही है तो समझ लीजिए आपका सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस अगर खड़ी हो रही है और कांग्रेस अगर चुनाव लड़ रही है तो एक बात तय है कि आपका सुपड़ा साफ हो रहा है। देखिए, हमारे बहुत सारे दर्शक 0 सीट देने को तैयार हैं कांग्रेस को, और हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो कांग्रेस को आशाओं के साथ में देख रहे हैं, उम्मीदों के साथ में देख रहे हैं। और एक दर्शक ने कहा है कि कम से कम 18 सीट। आपको याद होगा, मैंने जब ये दिल्ली चुनाव पर कार्यक्रम करना शुरू किया था तो मैंने कहा था 8-10 सीटें तो कांग्रेस जीतेगी ही, 10 सीटों तक जा सकती है, ये तो मिनिमम मैंने बोला था। आगे आगे जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा वैसे वैसे ये हवा किस ओर चलेगी ये पता चलेगा, लेकिन आज की तारीख में ऐसा लगता है। तो अब ये बात जो है वो इसलिए है कि आज एक सर्वे भी आया है जिसमें है कि दलितों का 21% वोट जो है वो उन्हें मिल रहा है, कांग्रेस को मिल रहा है। तीनों जगह बट रहा है लेकिन 21% मिल रहा है। ये आप देखिए, लोकसभा में 4% मिला था। ऐसे भी आंकड़े आ रहे हैं, अब कौन सा आंकड़ा सच है कौन सा झूठ है और कौन क्या बताता है और कौन कहां देता है, ये भी थोड़ा सा मुश्किल काम है पंजी। लेकिन एक बात तो तय है कि आम आदमी पार्टियों के चेहरे लटके हुए हैं और बीजेपी की कोशिश है किसी तरह आम आदमी पार्टी फाइट में दिखाई दे, लड़ती हुई दिखाई दे, लोग सोचे कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, इसलिए बीजेपी उस पर हर तरह से मतलब हमला कर रही है। कुछ नहीं होता तो वो दोनों के समर्थक भिड़ जाते हैं। भाई, ये समर्थक कांग्रेस के साथ क्यों नहीं भिड़ते, कांग्रेस के समर्थक इनके साथ क्यों नहीं भिड़ते? सीधी सी बात है, बीजेपी की मंशा आम आदमी पार्टी को हाईलाइट करने की है, ऐसा लगता है मुझे। हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा आकलन गलत भी हो सकता है। मैं भी एक इंसान हूं, मैं कोई ना तो भविष्य वक्ता हूं ना ज्योतिषी हूं। जोशी जरूर मेरे नाम के आगे एक टाइटल है वो लगा हुआ है। तो पीयूष जी, आजकल आतिशी जो है वो टेंशन में है, लगतियां दिखाई देती हैं, केजरीवाल सत्ते में दिखाई देते हैं और सिसोदिया जी मुश्किल में पड़े हुए हैं। अगर ये सच है तो चुनाव में ऐसा क्यों हो रहा है इस बार आम आदमी पार्टी के साथ? क्यों उनके तीनों बड़े नेता सत्ते में है, परेशान है, कोई दिक्कत में है? जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं सर। मैंने अनम्यूट कर दिया सर आपको। जी देखिए जोशी जी, क्योंकि इस बार का इसलिए ये सब सत्ते में दिखाई दे रहे हैं। अब कितने सत्ते में है अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं या जिस तरह की कैंपेनिंग कर रहे हैं उससे ये दिखाई दे रहा है कि निश्चित रूप से जो एक देशी भाषा में कहते हैं कि ना हवा टाइट वाली बात कहते हैं, वो मतलब कि काफ़ी उनको दिक्कतें आ रही है। इसीलिए वो जो है कि इस तरह के हाव भाव उनके दिखाई दे रहे हैं और इस तरह के वक्तव्य गाए बगाए उनके आ रहे हैं। क्योंकि इस बार का चुनाव देखिए, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी है, 11 साल की इनका एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ। इस बीच जो है वो उसके लगभग जो जितने भी उनके बड़े नेता हैं वो सारे जो है जेल होके आ गए हैं। तो उनकी एक इमेज को डेंट तो लगा है, इमेज को डेंट लगा है। और जिसकी बात सभी पैनलिस्ट और कर रहे थे कि उनसे छिटक सकता है वो वर्ग जो है, देखिए एक वर्ग तो उनके साथ है जिसको कि तमाम सुविधाएं मिल रही है, मुफ्त की जो सुविधाएं हैं, और वो मजबूती के साथ आज भी खड़ा है उनके साथ। उनकी भारी जीत जो दिल्ली में होती रही आम आदमी पार्टी की, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है। और लेकिन साथ में वो वर्ग भी था जो है कि उसके ऊपर का मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, वो यहाँ तक कि ग्रेटर कैलाश में रहने वाला भी एक वर्ग जो है, वो भी जो अमीर वर्ग था उसका भी एक हिस्सा जो है आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा था। क्योंकि एक कहीं ना कहीं जो है बेहतर राजनीति की बात करी थी। अरविंद केजरीवाल की अपनी एक छवि थी जो उन्होंने बड़ी बड़ी ही शिद्दत के साथ जो है उसको गढ़ा था। जैसे मोदी जी ने तमाम प्रचार माध्यमों के माध्यम से अपनी छवि गढ़ी, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी छवि को गढ़ा। तो उस हिसाब से ये सब चीजें थी जिसके प्रति वो लोग, उनका आकर्षण था, लोग आम आदमी पार्टी के साथ थे।
और सबसे बड़ा खतरा आम आदमी पार्टी को यही दिखाई दे रहा है, इसी जो वर्ग है, जो आप मान लीजिए कि एक 30% जो एक वोटर का जो है, मतदाता जो है, जिसको हम कहते हैं कि जो शिफ्टिंग वोटर जो होता है, जो वो लेके उसको लेके चिंतित है आम आदमी पार्टी, और कहीं वो चला न जाए उसकी तरफ से, जो उसकी तरफ आया था कि एक बेहतर राजनीति देंगे, एक अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें करते हैं, वो और जनता के प्रति समर्पित दिखाई देते हैं, तो वो तबका जो है लगातार उनके तरफ से छिटकने की एक संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और कांग्रेस जिस तरह से इस बार जो है, और भारतीय जनता पार्टी भी पिछले 2 चुनावों के मुकाबले इस बार ज़्यादा जो है कि पेनिट्रेट करके जो है वो चुनाव लड़ रही है, वो पूरी तरीके से जो चुनौती दे रही है आम आदमी पार्टी को। हमने देखा था 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से, हालांकि उनकी सीटों में इजाफा हुआ था और वोट प्रतिशत इजाफा हुआ, लेकिन उस तरह से चुनाव प्रचार उतना नहीं था, इंटेंसिफाइड नहीं था जितना कि इस बार दिखाई दे रहा है, और इसीलिए आरोप प्रत्यारोप की जो है झड़ियां लगी हुई हैं। तो वो है, और कांग्रेस इस बार जो है वो भी बड़ी जो है शिद्दत के साथ जो है और अपनी जो है कि कैंपेन को चला रही है। तो ये तमाम फैक्टर हैं जहाँ की डर लगा है, जो अल्पसंख्यक समाज जो है आम आदमी पार्टी को एक मुश्त जाता था, वो उनसे कहीं छिटक न जाए, इसकी आशंका है आम आदमी पार्टी को। दलितों का जिस तरह से कांग्रेस ने जो स्लोगन दिया है वो उनके पास से छिटक न जाए, ये भी चिंता है उनको। तो ये सब तमाम चीजें जिसको लेके इस तरह की बातें दिखाई दे रही हैं। लेकिन मुझे लगता है, देखिए, एक सबसे बड़ा संकट यही है कि कांग्रेस, क्या ये लगा सवाल बराबर आ रहा है, क्या कांग्रेस जो है कि इनको चुनौती दे पाएगी, या कांग्रेस जो है कि उस स्थिति में पहुंच पाएगी कि वो जो प्रभावित करे और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करे। एक बात तो यह कि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है उसमें बहुत ज्यादा डेंट हमने देखा 2020 में भी नहीं लगा, या जो है कि आप देखिए उस तरीके से एमसीडी का चुनाव भी अगर आप देख लीजिए तो बहुत ज्यादा उनको उसमें वो तो बढ़ा ही बढ़ा उनका, कम से कम जो है एमसीडी के चुनाव में तो उनको भारी सफलता मिली और वो बहुत जंप किया। वहीं कांग्रेस का अगर आप देखिए तो जो वोट प्रतिशत है वो लगातार गिरावट की तरफ रहा है, चाहे विधानसभा ले लीजिए 2015, उसका 2020 लगभग जो है कि उनका आधा पहुंच गया, और इसी तरह जो है एमसीडी के चुनाव में भी कांग्रेस का 10% इस बार जो है वोट गिरा है जाके। तो कांग्रेस के लिए एक बहुत लंबी छलांग लगाने वाली बात है, और ये कितना वो लगा पाएगी, मतलब कैंपेनिंग हो रही है, सब लोग उतर रहे हैं, उनके जो स्थानीय जो प्रत्याशी है वो भी शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं, राहुल गांधी भी भाषण दे रहे हैं, और अब वो जो आएंगे कल से, जो अगर वो आते हैं तो जनसंपर्क करेंगे, अपना रोड शो करेंगे या जो भी करेंगे, सभाएं करेंगे, उसका कितना फर्क पड़ता है देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इतनी बड़ी छलांग लगाने की, आप कह लीजिए कि गुंजाइश थोड़ी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उन वोटों को अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रही है जो केजरीवाल की से असंतुष्ट है जो लोग। तो वो ये इसलिए टफ है लड़ाई, और कांग्रेस के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी, अभी जोशी जी ने कहा कि कम से कम जो है 8-10 सीटें तो आने की संभावना दिखाई दे रही है। अभी तो मुझे नहीं लगता कुछ इस तरह की गुंजाइश अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जब ये हमने डिबेट दिल्ली चुनावों पर शुरू की थी अपने चैनल पर, तब मुझे ऐसा मेरा आकलन था कि करीब 10 सीटों तक मतलब कांग्रेस जा सकती है। लेकिन आज हमारे एक साथी दर्शक हैं, मैं उनका नाम स्लिप कर रहा हूं और कमेंट आगे पीछे हो गया होगा, उन्होंने कहा कि 18 सीटों पर कम से कम। देखिए क्या है, एक हमारे चैनल की दर्शक हैं ज्योति, उन्होंने अपनी आपसी वार्ता में टिप्पणी लिखी कि मुझे 2 रोटी बनाने का मतलब वो कहा है, आई ने कहा है लास्ट की 2 रोटी तुम बनाओगी, तो वो 2 रोटी बनाएंगी या लास्ट की 2 रोटी खाएंगी, तो उसमें उसे खाएगा कौन? बोले अगर खराब बनी तो मुझे खानी पड़ेगी, वरना कोई भी खाएगा। मतलब उस 2 रोटी में ये शर्त है। ऐसे ही दिल्ली के जो वोटर्स हैं, अगर उन्होंने अपना वोट उसी तरह दिया कि वो ज्योति की तरह रोटियां जला दी, तो ज्योति को खुद खानी पड़ेंगी।
इसी तरह वो जन विरोधी सरकार आई तो वो उन्हें खुद झेलनी पड़ेगी। मेरा और आपका क्या है, पूरी जनता को, पूरे दिल्ली को, पूरे देश को झेलनी पड़ेगी। तो आप इसलिए मतलब आप समझिए कि है क्या मामला। और जी मैं माफी चाहूंगा, बीच में मैंने इंटरप्ट कर दिया। नहीं 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 नहीं, ठीक ठीक ठीक, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, मतलब ये सही बात है इस तरह की। लेकिन देखिए ये चुनावी गणित जो है दूसरा, बहुत दूसरा होता है, उसमें क्या जनता का मूड होता है वो भी जो है आखिरी, अगर मान लीजिए एक तरह की एक बहुत ही ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी हो गई आम आदमी के खिलाफ, और पूरा का पूरा जो है लोगों को लगा कि नहीं इस बार तो परिवर्तन करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, और भाजपा से बेहतर कांग्रेस है, तो उस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। दूसरा जो दुबे जी ने कहा, देखिए उसकी भी आशंका बहुत ज्यादा है। अभी तक हमने ये देखा, चुनाव आयोग सबसे बड़ा जो है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, कभी कभी मुझे भी ये बड़ा ही मन में सोचता हूँ, हास्यास्पद लगता है कि हम, हालांकि उससे ये नहीं है कि हम ना करें, हमें तो करना है, हम पत्रकार लोग हैं और हमें हर चीज को की एनालिसिस करनी है जो भी करनी, लेकिन इस आशंका की तरफ भी इशारा करना है कि हमारी सारी कवायद जो है, हो सकता है जैसे कि हमारे हरियाणा के समय में और महाराष्ट्र के समय में वो एकदम ही जीरो हो गई जब चुनाव आयोग ने जो जो गड़बड़ियां करी उसमें, और जिनकी बात अब खुलासा हो रहा है। जो हाईकोर्ट ने जब कहा, पंजाब हाईकोर्ट ने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज और सब कुछ दीजिए, पार्चा साहब को जब कहा, उन्होंने वहां पे लगाई थी एप्लीकेशन, और कोर्ट ने ये कहा कि आप दीजिए, इलेक्शन कमीशन ने साफ अमेंडमेंट कर दिए रूल्स में। बताइए, बेशर्मी देखिए आप, अमेंडमेंट करके, तुरंत अमेंडमेंट करके इनएक्सेसिबल बना दिया उन डॉक्यूमेंट्स को। ऐसा होता है क्या? ये लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए क्या? बेशर्मी के साथ हो रहा है। तो जहां ये हो रहा है, दूसरा आज का उदाहरण है जो आरटीआई का, दुबे जी भी जिसको बता रहे थे, ये गंभीर बात है, मतलब गंभीर बात है पूरी तरीके से। भाई जो मतदाता दे रहा है, और इलेक्शन कमीशन ने उस तरह के रूल बनाए कि लास्ट में जो मतदाता है उसको 1 नंबर की पर्ची मिलेगी, ताकि कोई उसमें घुसपैठ ना हो सके, बाद में और लोग आके कर लें। वो आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड गायब कर दे रहे हैं, और आपकी बेशर्मी, आप ये जवाब दे रहे हैं कि साहब वो तो है ही नहीं हमारे पास रिकॉर्ड। क्यों नहीं है? सीधे जो है इलेक्शन कमीशन, चीफ कमिश्नर साहब को तो मतलब कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए। आपको ये साफ साफ कहा गया था, और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है इस बात को केसेस में, कि सारे रिकॉर्ड जो है आपको ये रखने पड़ेंगे, 3 महीने तक जो है उनको इंटैक्ट रखना पड़ेगा पूरी तरीके से जो है। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि साहब वो तो है ही नहीं हमारे पास, तो इरेज हो गए। इसी तरह आप देखिए महाराष्ट्र में जो गांव वाले जिस तरह से कर रहे थे मॉक टेस्ट, किस तरह से वहां पे जो है, जिस स्टेट की बात राहुल गांधी कर रहे थे कि लड़ाई की, वो यही है। पूरा तंत्र वहां आके खड़ा हो गया, और कहीं एक्सपोज ना हो जाए चुनाव आयोग, तो वहां पे लोगों को वो मॉक ट्रायल नहीं करने दिया गया। तीसरा, चौथा उदाहरण आप देखिए राजस्थान का, ये राजस्थान का, हरियाणा का ही है, जहां पे एक कैंडिडेट जाते हैं कि कांग्रेस के ही थे वो, और उन्होंने 4.5 लाख रुपए भी दिए, जो प्रावधान कोर्ट ने, हालांकि मुझे लगता है ये भी बहुत ज्यादती है, 4.5 लाख में आप जो है ये रिवाइज करवाएं, रिव्यू करवाएं, ये लोकतंत्र के साथ मजाक है। मतलब आप पेनलाइज कर रहे हैं मतदाता को या जो कैंडिडेट है उसको। 4.5 लाख में आप नहीं, ये तो ड्यूटी बनती है, उसके लिए एक नॉमिनल फीस होनी चाहिए। ये ड्यूटी बनती है चुनाव आयोग की कि वो जो भी शंकाएं हैं उसका समाधान करे, जैसी भी शंका हो। हाँ, टाइम लिमिट आप रख दीजिए, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1.5 महीना, जो भी है, लेकिन ये उनकी ड्यूटी बनती है। वहां भी उन्होंने क्या किया कि सारा इरेज कर दिया, और जब वो पहुंचे वहां पे, तो वहां पे जो है कि वही की मॉक ट्रायल कर रहे थे कि आप देखिए मशीन कहाँ खराब है, कहाँ गड़बड़ियां होती। अरे इसलिए थोड़ी 4.5 लाख रुपए दिए गए थे। तो ये सब मजाक हो रहा है, मतलब बेशर्मी के साथ हो रहा है। तो ये दुबे जी ने जिस बात को कहा, मैं भी उस बात से बड़ा ही चिंतित हूं, और लास्ट में सारी कवायद ये हो जाए कि जीरो सिद्ध हो जाए, और रिजल्ट कुछ और आ जाए, पता चला वोट इतने डाले गए, काउंट इतने हुए, ज्यादा हुए या इतने कम हो गए, ये सब खेल होता चला जाए। बहुत बड़ा सवाल चुनाव आयोग पे, आप चाहे इस पे डिस्कस करना ना चाहें, बात सही है, क्योंकि ये एक संवैधानिक संस्था है, और उस पर अभी हम उलझे ना, ये बात भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो उसी पे उठ रहा है ना। सारी पार्टियां अपनी अपनी मेहनत कर रही हैं, कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं, हर कोई चाह रहा है, जनता वोट दे रही है, जनता ठगी जा रही है इस तरीके से। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जोशी जी, और मेरे नजर में ये बहुत बड़ा, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है आने वाले समय, और लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है वो चुनाव आयोग ही चलाता है, और वही जब लगे आशंकित अगर लोग हो जाएं उससे,
और चीजें सिर्फ इसलिए नहीं कि आप हवा में बातें हो रही है, ये चीजें एक के बाद एक जो सामने आ रही हैं, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा होता है और इस पे जो है सीरियसली सबको विचार करना चाहिए, मेरा भी ये मानना है। और इसमें जो जो पार्चा साहब लगे हैं उनका मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि वो जुटे हुए हैं, वो मतलब तरीके से और लगे हुए हैं वो। ये ऐसे ही जो है कि और लोगों को भी आगे आना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, वरना हम सबके लिए कोई मतलब नहीं है। हम अपना वोट दे के आते हैं कि हम तो बदलाव लाएंगे, पता चला कि हमारा वोट तो कहीं और चला गया। इससे बड़ा मजाक और क्या होगा लोकतंत्र के साथ। जी जोशी जी। हम कह रहे थे शुरुआत में, आप कह रहे थे भाई अधिकतम 8 सीटों तक, 9 सीटों तक, मैं कह रहा था 10 सीटों तक, फिर आज एक दर्शक ने कहा 18 सीटों तक आ रही हैं, और सबीना आमिर है वो कह रही हैं कांग्रेस को 36 सीटें आ रही हैं, यानी स्पष्ट बहुमत। आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले तो उस मेरे कमेंट पर बोलिए, फिर मैं आपके पास आता हूं अगला सवाल लेकर। देखिए, जो अभी जितने भी हमारे दर्शकों ने जो एक बताया कि 36 सीट जीतेंगी, 18 सीट जीतेंगी, तो देखिए एक सर्वे है, उस सर्वे में जो पूर्वी दिल्ली की सीटें हैं उसमें करावल नगर, मुस्तफाबाद, गोंडा, सीमापुरी, सीलमपुर, रोहतास नगर, गोकलपुर, बुराड़ी, बाबरपुर और तीमारपुर, ये सीटें हैं जहां पे ट्रायंगल फाइट है और बड़ी तगड़ी फाइट है। तो चीजों को इतनी आसानी से ये कह दिया जाए कि अगर कांग्रेस जीरो, जो शून्य बोलने वाले लोग हैं, तो कोई भी पार्टी पहले तो छोड़ती नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, अगर सब निकल रहे हैं और कांग्रेस अगर अपने प्रॉपर पूरे प्रचंड अपने जितने भी उनके नेता हैं सब सड़क में एक साथ आते हैं, राहुल गांधी है, प्रियंका है और खड़गे जी हैं, इन सब के साथ आते हैं, तो देखिए इन सब पे बिल्कुल संभावना है कि सीटें निकल सकती हैं और अच्छी सीटें निकल सकती है। 36 का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मेरा अपना आकलन है, जो मैं पहले भी बोला था कि 8 से 10 सीटें कांग्रेस कहीं नहीं गई है और बाकी मेहनत पे है। होता ये कि जब जनता जैसे थक जाती है कि तुम इनके ऊपर आरोप लगाओ, और ये तुम्हारे ऊपर आरोप लगाएं, और जब एक दूसरे में जूतम पैजारी शुरू हो जाए, वो चीजें आ गई हैं, पत्थर मारना, कार से कुचलना, पैसा बांटना, तो इससे पक जाती है पब्लिक। वो नहीं पकती जिसको मिल रहा है, पकती वो है जो स्विंग वोटर है। मैंने पहले भी आपको एक आंकड़ा बताया था कि करीब 30% के आसपास स्विंग वोटर है। वो 30% में कितना कांग्रेस अपने साथ लाती है, ये डोर टू डोर कैंपेन पे डिपेंड करता है कि कितना एग्रेसिव कैंपेन है और उसका पब्लिक पे क्या असर पड़ रहा है। तो ये चीजें बहुत देखने वाली होंगी कि जो लोकसभा के चुनाव थे और जहां जहां जिन जिन विधानसभा में सीटों पे अच्छी जो एक लीड मिली थी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को, वो कांग्रेस कितना उसको सस्टेन कर पाती है। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होंगी और ये हम लोग को आगे देखना पड़ेगा। जी जो चीज यही बात बोलना चाह रहा था। जी अच्छा सर, आपने बिल्कुल सही कहा, और सीटों का आकलन करना बहुत मुश्किल होता है, बड़े बड़े सर्वे फेल हो जाते हैं। लेकिन है क्या कि देखिए, जैसे अभी बीजेपी तीसरे नंबर पर नजर आ रही है हमको, इस वक्त बीजेपी तीसरे नंबर पर नजर आ रही है, मुझे आ रही है, हो सकता है आप दोनों को ना आ रही हो। यही लोकतंत्र है, यही चर्चा है, यही मंथन है, यही विमर्श है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में आखिरी सप्ताह में अक्सर गेम चेंजर साबित होती है। तो अभी क्या है कि अभी गेम शुरू नहीं हुआ है, अभी गेम शुरू होगा। अभी तो जो खेल चल रहा है वो थोड़ा बहुत चल रहा है। तो आप देख रहे हैं केजरीवाल की भी हालत जो है अच्छी नहीं नजर आ रही, वो भी सकते में, आतिशी भी, सिसोदिया भी, यानी तीनों बड़े नेता उनके फंस गए हैं। जबकि ये वो कद्दावर नेता हैं जिनके बारे में किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए कि ये हार भी सकते हैं। और वो भी मतलब आतिशी अगर हार जाए, मुख्यमंत्री हैं, और भले वो कैसी भी मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है। केजरीवाल हार जाए तो ऐसा होता है। अभी जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे 22 तारीख से जब इनका शुरू होगा, और जब बीजेपी के लोगों का शुरू होगा, उनकी अभी तक कोई डेट आई नहीं है उस तरह से, होगा नहीं होगा ये भी पता चलेगा। होगा निश्चित तौर पर, वो कोई भी जंग हारते नहीं, मतलब हारते हुए भी पूरी
हालत मतलब पूरी ताकत से लड़ते हैं वो, ये देखा है उन्होंने। कर्नाटक हार रहे थे, उन्हें मालूम था, लेकिन उसके बाद भी बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली कहते हुए उनका गला सूख जाता था। बजरंग दल को बजरंग बली में कन्वर्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी हार गए। और तेलंगाना का भी आपको मालूम है तेलंगाना में क्या हुआ। तो मुकुल जी, क्या दिल्ली तेलंगाना साबित होने जा रहा है? देखिए, अभी हम लोग कोई न कोई सर्वे कर रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, चीजें सब तेलंगाना के बारे में भी कोई नहीं कहता था कि तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है। केसीआर थे, यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने 4 चुनावी रथ भेजे थे कांग्रेस के खिलाफ केसीआर के पार्टी को कि चुनाव प्रचार के लिए, और उनमें समर्थन दिया था। और यही अब अखिलेश यादव है, केजरीवाल को समर्थन दिए हैं। तो अखिलेश यादव का समर्थन मतलब क्या आप समझिए, तेलंगाना साबित होगा क्या दिल्ली भी? जी देखिए लास्ट मोमेंट तक, अभी जब तक ये लोग नहीं निकलते, अभी जो जनता का, जिस तरह से मैंने उस दिन कहा था, जो रैली हुई थी सीलमपुर में, जहां हुई थी राहुल गांधी की जो हुई थी, तो उस रैली में जिस तरह के लोग आए थे, युवा आए थे और उनको सुनने आए थे, देखने आए थे। इनफैक्ट जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो भी राहुल गांधी की रैली में सुनने के लिए पहुंचे थे, देखने के लिए पहुंचे थे। और उसमें बाकायदा कुछ चैनल्स ने पकड़ भी लिया था उनको, बोले नहीं हम तो हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन सुनने आए और देखने आए हैं। तो आदमी जो, देखिए जो चीजें होती है, आदमी का कोई भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, जब तक कि कुछ इसका मामला ना हो तब तक वो उतना ज्यादा वो नहीं रहता कि आप एकदम डिवोटेड है। सबका अपना घर है, परिवार है, और खलियरों की संख्या आज की डेट में जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है। तो ऐसे में लोग सुनने एक दूसरे को जाते हैं। और जाहिर बात है, लास्ट मोमेंट पे जो, फिर वही आएंगी बात, लास्ट मोमेंट पे जो स्विंग होता है वही पूरा खेल है। और तेलंगाना में जो आप कह रहे हैं, तेलंगाना में आप पुराने हम लोग की जो चर्चाएं हैं उठा के देख लीजिए। तेलंगाना में वही हाल था जो हम लोग का हरियाणा में था। हम लोग जो कह रहे थे उसी तरह की बात हो रही थी, लेकिन उसका हुआ उल्टा। और उसकी वजह कांग्रेस खुद थी आपस में। जो तेलंगाना में ऐसा कुछ नहीं था। देखिए आज की डेट में दिल्ली में भी ऐसा कुछ नहीं कि कांग्रेस में कहीं 2-3 पहाड़ हो। 1-2 नाम को छोड़ दीजिए, उसमें एक नाम शीर्ष नेतृत्व में एक आदमी है जो, जिनका हम लोग फिर कभी उस पर चर्चा करेंगे, वो माकन साहब है। माकन साहब के ऊपर लेके कुछ उनकी उस पर टिप्पणी की जाती है, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो अगर कमान राहुल गांधी ने संभाल रखी है और पूरी अगर कांग्रेस एक टीम की तरह काम कर रही है, जिसे सीरियसनेस कहते हैं, तो ये साइलेंटली काम कर रहे हैं लोग। और साइलेंटली काम करने का नतीजा कभी कभी बहुत उलट हो जाता है। आप किसी वाद विवाद में नहीं पड़ते, आप शराफत से काम करते हैं और आप सिर्फ अपनी चीजों को जनता तक पहुंचाते हैं। आपका यही काम है, आप वोट किसी को भी दीजिए। एक कांग्रेस का उम्मीदवार है, वो कह रहा है हमारे अगर काम आप देख लीजिए, मतलब उसकी वाइफ वहीं पे पार्षद है, वो खुद पार्षद था, उसको उसने अपनी वाइफ को लड़ाया, उसके फादर 5 बार के विधायक से पहले वो भी पार्षद थे। तो ऐसे ऐसे लोगों को चुन के ढूंढा गया कांग्रेस ने और मजबूती के साथ लड़ाया गया है। तो जोशी जी, कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरह से भाई हम लोग का आकलन करना काम है, लेकिन निर्णय तो जनता लेगी। लेकिन जनता देख के 10 साल देखिए, जब मोदी जी 240 पे आ गए, 400 से 240, 160 कम होता है, तो ये तो विधानसभा 70 सीट का है। तो जब नेशनल लेवल पे इतना बड़ा डेंट लग सकता है, तो यहां तो परकच्चे उड़ सकते हैं आम आदमी पार्टी के। सवाल बस यही है कि जैसे कांग्रेस उतरती है और उसका क्या रिस्पांस पब्लिक पे रहता है, ये हम लोग को देख के और वहां पे पता चल जाएगा। जो कांग्रेस के लीडर्स है, जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स है, कुछ मेरे टच में रहते हैं, वो भी अभी मुतमईन नहीं है। वो कहते हैं आएगी यार, क्या आती है, 40, 42, 45, 50, कंफर्म नहीं है। लड़ाई बहुत कांटे की है। वो तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल की सीट फंसी हुई है। आतिशी के लिए कोई नहीं बोल रहा, आतिशी को क्लियर चिट दे रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की फंसा रखी है सीट। वो आम आदमी पार्टी की बात बता रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं। तो ये चीजें, सौरभ भारद्वाज की रेपुटेशन बहुत अच्छी बताई जा रही है। सौरभ भारद्वाज निकल जाएंगे, ये आज मैं कह दे रहा हूं। लेकिन बाकी का क्या, 12 बीजेपी ने अपने जगलरों को उतारा है,
कुछ जगलर बीजेपी से आम आदमी पार्टी में चले गए, तो ये क्या बीजेपी की स्लीपिंग सेल गई है? कल की डेट में अगर 42 या 40 अगर केजरीवाल को मिलते हैं, तो यही स्लीपर सेल जो है ये निकाल के 6-8 को इधर ले आएंगे। तो ये चीजें अभी बहुत मतलब क्या रिजल्ट आता है, आंकड़ों पे सारा गेम होगा, कैसे क्या अगर फंसती है कहीं ना कहीं, और अगर मान लीजिए कांग्रेस का साफ होने का कोई आसार नहीं है, कांग्रेस बढ़ेगी ये तय माना जा रहा है, और जहां सीटें लड़ी कांटे की है वो फिर मैं पहले भी बोल चुका हूं, बहुत कम मार्जिन से चुनाव देखिए अब की बार डिसाइड होगा, 200, 400, 500, 1000 इसी पे डिसाइड हो जाएगा। और इसी के लिए वो कांग्रेस समझती है कि पहले वो धोखा खा चुकी है, और हरियाणा में उसको जो मिला है प्रसाद आम आदमी पार्टी ने दिया है, उस पर अब वो दोबारा उसको खाने के लिए तैयार नहीं है। जी जोशी जी। जी शुक्रिया। देखिए ऐसा है कि जब ये चुनाव हुआ था 13 के बाद, 13 में किसी को बहुमत नहीं मिला था, तब कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती की थी दिल्ली में कि केजरीवाल को समर्थन देकर उनकी सरकार बनाई थी 13 में, और उन्होंने वो भंग कर कुछ दिन बाद आरोप लगाकर अपनी चुनाव घोषित कर दिए। लेकिन जब चुनाव घोषित हो गए उसके बाद भी पंसर, आपको याद होगा कि कोई भी मीडिया, इवन प्रिंट, इवन इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया का उतना जमाना नहीं था उस दौरान, था लेकिन मोदी और केजरीवाल के पास ही उसकी ताकत थी। कांग्रेस तो कहीं थी नहीं किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर, ना के बराबर अस्तित्वहीन थी। लेकिन उसके बाद भी कोई ये नहीं कहता था कि अरविंद केजरीवाल जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। सारा मीडिया बीजेपी की सरकार बनवा रहा था। और मैं एक डिबेट में गया तो मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि स्पष्ट तौर पर कम से कम 2/3 बहुमत के साथ मुझे आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और मैं तब दिल्ली में ही था, दिल्ली की सड़कों पर घूमता था, लोगों से बातचीत करता था, सरकारी बस में, डीटीसी की बसों में सफर करता था, और भी मतलब इसी तरीके से पान वाले की दुकान पर, होटल पर बैठकर सुनता था, टेम्पो वाले से, ऑटो रिक्शा वाले से, रिक्शा वाले से। तो मुझे जो समझ आ रहा था वो मैंने वो बात कही, तो वो सब लोगों ने मेरी बड़ी हंसी उड़ाई, बोले ये तो आज मतलब कुछ खा आया, कोई बूटी खा ली जोशी जी ने आज वो कोई अजीब सी बात बोल रहे हैं जिसे कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं समझ रहा, जिसका कोई दूर तक मतलब नहीं है। मैंने कहा हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन आप भी सही हो ये भी संभव नहीं है, ये भी 100% सही नहीं है कि आप सही हो। और हुआ वही, छप्पर फाड़ के केजरीवाल को जब वो आए, तो एक हमारे मित्र हैं, वो संघी पत्रकार हैं, बाहर पैंट पहनते हैं, अब तो खैर पैंट ऑथेंटिक ड्रेस हो गई है, तो वो मुझे रोजाना वो करते थे, ट्रोल करते थे इस बात को लेकर। तो मैंने जब वो आ गई तो मैंने उन्हें फोन किया, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे मतलब पारिवारिक सदस्य हैं, तो मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा क्या हुआ? तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ये जनता है, ये कब किसको आसमान पर कब किसको जमीन पर धकेल देती है ये नहीं पता चलता। आज कांग्रेस किसी को नजर नहीं आ रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम नहीं मालूम है, हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का हाथ सबके साथ है, वो सबको मालूम है, सबको पता है कांग्रेस का हाथ है। और अगर हुई तो हमारे एक साथी ने अभी 38 सीट दे दी, अशोक ठाकुर हैं। देखिए अभी तक तो इब्राहिम और मुनकाद और ये लोग कह रहे थे, हमारे अल्पसंख्यक भाई, हमारे दूसरे साथी कह रहे थे, अब ठाकुर साहब कह रहे हैं, तो 38 सीटें हैं, तो अब भाई इन्होंने भी कुछ सोचा होगा, 38 आएंगी, 36 आएंगी, 32 आएंगी या 2 सीटें आएंगी।